हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में खाद्य सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी और इसका वर्णन कहाँ पर है? चैप्टर 4 यूनिट इनकी चैप्टर 4 है हमारा प्रमुख फसलें प्रमुख फसलों के साथ खाद्य सुरक्षा, फिर हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति के जनक। इसी की जो हमारी कड़ी है उसमें हमारा टॉपिक क्या है? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति है क्या? सबसे पहले हरित क्रांति जनक किसे कहा जाता है? एक सिंपल सा फैक्ट है, आप याद रख लीजिए। नॉर्मन बोरलॉग को कहा। नॉर्मन बोरलॉग को कहा। अब देखिए हरित क्रांति क्या है। परंपरागत कृषि तकनीक में, परंपरागत कृषि पद्धति में नवीन प्रौद्योगिकियों का, इसका नवीन टेक्नोलॉजी का प्रवेश करा करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना ही क्या है? हरित क्रांति कहलाता है। तो हम लोग परंपरागत कृषि साधनों में नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं, इसी को ही हम लोग हरित क्रांति। और ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? 1950 में। 1950-1980 के दशक में कृषि वैज्ञानिक संलग्न थे। कहाँ पर? मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या है? मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है। और साथ ही फिलीपींस में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे कार्यरत वैज्ञानिकों ने कृषि की नवीन तकनीक का विकास किया और इसे ही क्या बोला उन्होंने? हरित क्रांति बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोला इन्होंने? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी कि है क्या करके। ठीक है। तो क्या है? हरित क्रांति का उल्लेख कृषि वैज्ञानिकों के दल द्वारा 1950-1960 के दशक के दौरान नई कृषि प्रौद्योगिकी के लिए किया था या फिर टेक्नोलॉजी के लिए किया था। ठीक है। और यह दल कौन सा था? मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र कार्यरत वैज्ञानिक और फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान वैज्ञानिक। अब देखिए भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपको देखने को मिलेगा ये कटक, उड़ीसा में मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बड़वानी में देखने को। आईएमपी फैक्ट है, ऐसे आईएमपी फैक्ट बताते चलो। ठीक है। आप कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम एमसीएस क्लासेस न्यू कंटेंट 2024 जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हरित क्रांति के आधार क्या थे या फिर इसके मूल तत्व कौन कौन से थे? सबसे पहले उन्नत आनुवंशिकी बीज का प्रयोग करना। ठीक है। कृषि क्षेत्र का निरंतर विकास करना और कृषि क्षेत्र में दोहरी दोहरी कृषि, फिर डबल फार्मिंग। तो हम लोग बोलेंगे डबल फार्मिंग, यानी कि 5 हेक्टेयर के क्षेत्र एक सीजन में गेहूं और दूसरे सीजन में चावल की खेती करना। यही क्या हमारी कृषि क्षेत्र में दोहरी कृषि है। ठीक है। अब इसी उन्नत बीजों के प्रयोग के लिए भारत में कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? उन्नत बीज प्रयोग कार्यक्रम। कौन सा? उन्नत बीज प्रयोग कार्यक्रम। इसको प्रारंभ करने के लिए हमने हमने किसका सहयोग लिया था? अमेरिका का एक रॉक फेरल फाउंडेशन है, का सहयोग लिया था भारत में इसको उन्नत बीज प्रोग्राम को चालू करने के लिए। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हरित क्रांति के कितने आधार? 3 आधार है। उन्नत अनुवांशिक बीज का प्रयोग, कृषि क्षेत्र का लगातार विस्तार, कृषि क्षेत्र में दोहरी फसल पद्धति को अपनाना। ठीक है। अब देखते हैं भारत में हरित क्रांति। ठीक है। भारत में हरित क्रांति। अब देखिए इससे पूर्व हमको समझना पड़ेगा हरित क्रांति क्यों लाई गई भारत में। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। आपको याद होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 तक के 1956 तक के चली थी प्रथम पंच। और इस योजना को लाने का श्रेय किसे जाता है? योजना आयोग। किसे? योजना आयोग को, जिसका हाल ही में स्थान किया है नीति आयोग में। ठीक है। पूरा टॉपिक में आते हैं। 1951 से 1956 तक के प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। तो इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विकास करना। किस में? कृषि क्षेत्र में विकास करना। लेकिन
प्रथम पंचवर्षीय योजना का जब हम लोग ने रिजल्ट देखा तो हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुई, कमी हुई। क्या खाद्य हमारे यहाँ ना कृषि में लागत था उसके अनुपात न्यून हुआ। ठीक है, इसी खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए हम लोगों ने, फिर भारत सरकार ने तत्कालीन समय में अमेरिका से या फिर यूएसए से उन्होंने क्या आयात किया, गेहूं को इंपोर्ट किया। ठीक है, क्या किया, गेहूं को हमारे यहाँ आयात किया। अब ये गेहूं की गुणवत्ता कैसी थी, अत्यंत निम्न कैटेगरी का गेहूं था। कैसा था, अत्यंत निम्न कैटेगरी का। ठीक है, और भारत के लोग उस गेहूं का उपयोग अपनी खाद्यान्न आपूर्ति के लिए कर रहे थे। किसके लिए, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए। ठीक है, ये हुआ एक रीजन। और दूसरा रीजन क्या हुआ, 1962 में वॉर हो गया हमारा। ठीक है, इसका भारत पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद हो गया 1965 में। और 1960 हमारे यहाँ वैसे ही कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, खाद्य क्या हुआ, खाद्यान्न हमारे यहाँ कम मात्रा में उपलब्ध हो गया। ठीक है, जब खाद्यान्न कम मात्रा में था तो हमारे यहाँ किस कैसी स्थिति बनने लगी, भुखमरी की स्थिति बनने लगी। ठीक है, अब इसी स्थिति से निपटने के लिए, इससे देखिए इतने सारे संकट थे हमारे पास। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना का फेलियर। ठीक है, फिर 1962 1965 में जो हमारे समक्ष जो युद्ध हुए उससे हमारे यहाँ कृषि उत्पादन में कैसा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब इसी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए या इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए 1967 में, ठीक है, हरित क्रांति प्रारंभ हुई। उसके पूर्व हमारे यहाँ 1958 में खाद्यान्न की कमी के कारणों की जांच करने के लिए अमेरिका के कृषि विभाग के प्रमुख डॉक्टर जॉनसन की अध्यक्षता में विशेष दल को आमंत्रित किया गया। इसको विशेष दल को, जो कहाँ के थे, यूएस गवर्नमेंट के जो कृषि डिपार्टमेंट थे के हेड थे कौन, डॉक्टर जॉनसन। वो भारत आए और उनको बोला गया आप हमारे भारतीय क्षेत्र में भ्रमण करें और देखें कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कृषि उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरा भारत देखा, घूमा, यहाँ की मिट्टी का अध्ययन और तरह तरह की चीजें देखी। उन्होंने तापमान देखा, वर्षा देखा, जल की उपलब्धता देखी, भूमि देखा, प्रकृति देखी। इन्हीं के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि भारत को उन क्षेत्रों पर अधिक फोकस करना चाहिए जहां कृषि उत्पादकता बढ़ने की संभावना हो। ठीक है, कैसे क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर पहले से ही कृषि की जा रही है तो वहीं पर हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि उत्पादन में क्या कर सकते हैं, हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा किसने बोला था, डॉक्टर एस जॉनसन ने बोला था, या फिर उनकी कमेटी आई थी उन्होंने बोला था। तब इनकी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1960 में 1960 में दो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। कृषि कौन सा, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1961। आपको ईयर याद रखनी, यही आपके परीक्षा में आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, क्षेत्र के साथ साथ उस जिले का भी क्या करेंगे, कृषि के माध्यम से विकास करेंगे। ठीक है, अब प्रारंभ इन कार्यक्रमों में जो हम लोगों ने ये प्रारंभ किए जो कार्यक्रम, इसमें हम लोगों ने सिंचाई, उर्वरक, कृषि अनुसंधान विकास, शिक्षा और विस्तार सेवाओं पर अत्यधिक निवेश किया। हम लोगों ने या फिर भारत सरकार ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से सिंचाई सेवा का विस्तार किया, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया और कृषि क्षेत्र में कार्य के लिए उन्होंने क्या किया, निवेश किया। ठीक है, इसी निवेश के माध्यम से ही 1967 में हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया गया, किसमें, भारतीय क्षेत्र। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, हरित क्रांति भारतीय क्षेत्र में उद्देश्य क्या था, किसानों को आवश्यक आदान। ठीक है, क्या क्या इसमें बीज लग सकते, ठीक है, उर्वरक लग सकते, ठीक, इन सब चीजों को प्रोवाइड करवा करके साथ में सेवाओं की सुलभता प्रदान कर, क्या है, किसानों को आवश्यक आदान और सेवाओं की सुलभता
प्रदान कर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, खाद्यान्न नहीं है, खाद्यान्न। एक बार फिर से सुन लेते हैं। हरित क्रांति देश क्या, किसानों को आवश्यक आदान और सेवाओं की उपलब्धता प्रदान कर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब भारत में कौन कौन सी फसलों को प्रारंभ में उत्पादित किया गया? सबसे पहले गेहूं, और गेहूं के पश्चात चावल। प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक है। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन जी, जिनका हाल ही में 2023 में निधन हुआ है, ठीक है। और इन्हें 2024 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कि भारत रत्न सम्मानित किया। अब इस हरित क्रांति का जो प्रमुख क्षेत्र थे या राज्य कौन कौन से थे? सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है। साथ में यहाँ पे लिख लीजिएगा कावेरी डेल्टा क्षेत्र और कृष्णा डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। या तमिलनाडु बोल सकते हैं या फिर आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत प्रारंभ में उगाई जा रही, ठीक है। देखते हैं अब जो हरित क्रांति के जो क्षेत्र थे हमारे, ठीक है, उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, हरित क्रांति व्यवहारिक रूप ग्राउंड लेवल में लाने के लिए या फिर व्यवहारिक रूप से उपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है। सबसे पहले तो प्रचुर मात्रा में सार्वजनिक निवेश के अधीन पर्याप्त कृषि स्थान और विपणन तथा आधारभूत संरचना स्थापित किया गया। क्या क्या किया गया? सार्वजनिक निवेश किया गया, ठीक है। साथ ही अनुसंधान एवं विकास कार्य पर ध्यान दिया गया और विपणन की मार्केटिंग की व्यवस्था की गई और आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। साथ ही लोगों ने हरित क्रांति के लिए पृष्ठीय और भूमजल सिंचाई का उपयोग किया गया। इसका पृष्ठीय मतलब सतही जल और भूमिगत जल, सतही जल और भूमिगत जल का उपयोग हम लोगों ने किसके लिए किए? सिंचाई के लिए किए। साथ ही कृषि उपकरण और उर्वरकों का विनिर्माण किया गया। जो कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, टाली, टाली में फिर थ्रेसर, मतलब थ्रेसर के माध्यम से क्या करते हैं? फसल साफ करते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या बने हमारे यहाँ? और उर्वरकों का भी क्या हुआ? विनिर्माण हुआ। आपने सिंदरी सुना होगा, जहां पर रासायनिक उर्वरकों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, हमने कृषि मूल्य लागत कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। कब? 1960 और 1965 में। निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1969 में और 1980 में। टोटल 14+6, टोटल 20 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण। लास्ट ईयर 2023 के था कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर था इसका क्या? ठीक है, ऐसे फैक्ट एमपीपीएससी पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको छोटे से छोटा फैक्ट पेपर में कवर करवाऊंगा, ठीक है। और हमारी क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये सब आपको ऐसे ही हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल एमपीपीएससी क्लासेस न्यू कंटेंट 2024, ठीक है, जिसकी लिंक कहाँ पर दी हुई है? आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। अब निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात किसानों को ऋण सुविधा प्राप्त कर सहकारी ऋण संस्थाओं की भी स्थापना की गई। सहकारी ऋण संस्थाओं की भी स्थापना, देखिए। साथ में आरआरबी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और इन्हीं बैंकों में 40% जो ऋण होगा किसको दिया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक को दिया जाएगा, ठीक है। और इसी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया, कृषि को रख दिया गया, ठीक है। आईएमपी है। और इसी अवधि के दौरान ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार हुआ। ट्यूबवेल आविष्कार हुआ। ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी क्या है? जो ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर है वो लोग ट्यूबवेल के माध्यम से
सतह में लाएंगे और फिर उसको कृषि कार्य सुनिश्चित कि कृषि कार्य में हम लोग उपयोग करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हम लोग ने क्या हरित क्रांति के लिए, हरित क्रांति को ग्राउंड लेवल में लाने या फिर ग्राउंड पर लाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए, कृषि तथा भूमि जल से सिंचाई किए, कृषि उपकरण और उर्वरकों का विनिर्माण किया गया, कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना की गई, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना की गई और साथ में ही ट्यूबवेल प्रौद्योगिकी का, ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी का विकास किया। ठीक है, उपरोक्त क्षेत्र के विस्तार से गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में क्या हुई, साथ ही उसी समय के पश्चात चावल की खेती भी प्रारंभ हो गई। इसी पहले हम लोगों ने क्या देखा, गेहूं, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया, तो गेहूं के पश्चात का चावल का उत्पादन। अब देखिए, अब इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से बीज का उपयोग किया जाता था, HYP सीड्स, IMP है ना, H मतलब हाई, Y मतलब यील्ड, P मतलब वैरायटी। ठीक है, अधिक उत्पादन वाले बीज। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, अब भारत में हरित क्रांति के चरण कितने, तो 3 चरणों में विभाजित किया गया हरित। सबसे पहला चरण 1967 से 1981 तक के, ये किन किन राज्यों में प्रारंभ हुआ था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसमें कौन सी फसल, गेहूं फसल के लिए, इसके लिए गेहूं फसल के लिए प्रारंभ में। द्वितीय चरण जो है हमारा 1981 से 1985 तक। अब ये कहाँ पर शुरू किया गया, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले, इसमें किस मुख्यतः कौन सी फसल थी, चावल, चावल की फसल की, साथ में फिर गेहूं। और तृतीय चरण में संपूर्ण भारत में हरित क्रांति का क्या किया गया, प्रसार किया गया, कहाँ पे, संपूर्ण भारत। ठीक है, आई होप आपको ये चरण भी याद रखने रहे कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आते हैं हम लोग, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या। सबसे पहले खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब देखिए, अब आपको डेटा में बता रहा हूँ, 1967 से पूर्व हम लोग क्या करते थे, खाद्यान्न आयात करते थे, कृषि पदार्थों को विदेशों से आयात करते थे। तो वर्तमान में 2023 के आंकड़े के अनुसार कृषि निर्यात हमारा है, कृषि निर्यात मूल्य की दृष्टि से तो 40 बिलियन का है, 40 बिलियन डॉलर कृषि निर्यात है हम। ठीक है, हम अब जो कृषि खाद्य पदार्थ है तो हम लोग विदेश में बेच रहे हैं या उसका विक्रय कर रहे हैं, उससे हमें कितनी आय की प्राप्ति हो रही, 40 बिलियन डॉलर की। IMP है, तो क्या हुआ, खाद्यान्न के उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, रोजगार का सृजन हुआ, नवीन उद्योगों का निर्माण किया। अब देखिए, भारत में 40 से 50% किस पे निर्भर है, किस, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, उनको उसी क्षेत्र से रोजगार प्राप्त। ठीक है, अब देखिए, कृषि का तो विकास हुआ ही हुआ, लेकिन कृषि में उपकरण जो हम लोग उपयोग करते हैं, नवीन उपकरण, इन उपकरणों का निर्माण कहाँ पर होगा, उद्योग में होगा, उद्योग क्षेत्र का भी विकास होगा। ठीक है, अब इन उद्योगों में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या जो सेवा देंगे, तृतीय क्षेत्र का भी विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्षेत्र एक दूसरे से क्या है, रिलेट होते हैं, रिलेट या आपस में संपूरक होते हैं, इसलिए रोजगार का सृजन होगा हमारे यहाँ। तीसरा जो प्रभाव है, कृषि में सार्वजनिक व निजी निवेश का प्रभाव हुआ। ठीक है, अब जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा भी क्या किया गया, निवेश किया गया, और नए जो निजी निवेशक है उनके द्वारा भी कृषि क्षेत्र में क्या किया गया, निवेश किया गया। चौथा क्या है,
भूमि की बचत। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 हेक्टेयर का खेत है, आप इसमें हरित क्रांति नवीन तकनीक और 100 क्विंटल गेहूं प्राप्त कर। वहीं आपके पास दूसरा क्षेत्र है 5 हेक्टेयर, सेम हेक्टेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हरित क्रांति नहीं है, या फिर हरित क्रांति में जो तकनीक उपयोग होती है हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे उत्पादन कितना हो रहा है, हमें 50 क्विंटल हो रहा है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग सेम भूमि का उपयोग, मतलब 5 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे 100 क्विंटल गेहूं को उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हम लोग उसी 50 क्विंटल के गेहूं के उत्पादन के लिए हम यहाँ पे 2.5 एकड़, 2.5 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा, हम किसका बचत कर सकते हैं, भूमि की बचत कर सकते हैं। यही कह रहा है हरित क्रांति का सकारात्मक पॉइंट का चौथा पॉइंट, ठीक है। देखते हैं ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जो ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था थी उसका क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो वहां पर जो अधिशेष वाला अन्न था वो दूसरे क्षेत्र में सर्कुलेट हुआ, ठीक है। और सर्कुलेट हुआ तो उन किसानों को एमएसपी में उसका दाम मिला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक टर्म है विपणित अधिशेष। विपणित, याद रखना है आपको ना, प्रीलिम्स में ये तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग हरित क्रांति के नकारात्मक। अब हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से होंगे। सबसे पहले इसमें मृदा उर्वरता में क्या है, ह्रास होगा। देखिए लगातार आप किसका उपयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव जैसे केंचुए, बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को बनाए रखते हैं। जब यही उर्वरक अत्यधिक मात्रा कृषि में की जाती है तो ये केंचुए बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। जैव विविधता को क्षति होती है। अब इसमें जो रासायनिक अपशिष्ट या रासायनिक उर्वरक का यूज होता है या प्रयोग होता है उसके माध्यम विषैले पदार्थों का निर्माण होता है जो पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैव विविधता को करते हैं, नकारात्मक रूप से क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। या फिर क्षति ही पहुंचाते हैं, नकारात्मक केवल क्षति ही होता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, भूमि जल संसाधनों का अपचय। अब जैसे ही हम लोग ने ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी का डेवलप किए, इसको ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी को डेवलप किए, तो हम लोग अत्यधिक मात्रा में हम लोगों ने किसका उपयोग करना शुरू कर दिया, भूमिगत जल का, ठीक है। और जब उनका उपयोग करने लगे हम लोग, तो कृषि के साथ साथ हम लोग उस जल का उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी करने लगे, जिससे भूमिगत जल का जो लेवल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल है, और धीरे धीरे नीचे चले गया वो, ठीक है। तो आज हमारे पास चेन्नई ऐसा शहर है जहाँ शून्य भूजल स्तर है, तो चेन्नई और बेंगलुरु, ठीक है। चाहते हैं छोटे सीमांत कृषकों पर प्रभाव, ठीक है। तो 82% हमारे भारत में कौन से किसान है, सीमांत किसान, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों, क्योंकि इनके पास जमीन के कितने टुकड़ा होता है, 1 से 2 हेक्टेयर का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब इन क्षेत्रों में अधिक लागत के लिए वो क्या करेंगे, अधिक लागत तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि जो हरित क्रांति की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। जो सीमांत कृषक उसको क्या नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जो छोटे व सीमांत कृषक पर नकारात्मक। पांचवा पॉइंट क्या है, कृषि में अति पूंजीकरण हुआ। क्या हुआ, अति पूंजीकरण। अब देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तो किसका उपयोग करेंगे, ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे, थ्रेसर का उपयोग करेंगे, हार्वेस्टर का उपयोग करेंगे, सिंचाई हेतु किसका उपयोग करेंगे, ड्रिप तथा स्प्रिंकलर प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। इस इन सब उपकरण के उपयोग के कारण ही कृषि में क्या हो गया, लागत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। किसमें वृद्धि हो गई, लागत में वृद्धि हो गई। और फिर छठवां पॉइंट है असमानताओं में वृद्धि। अब मैंने आपको बताया था पश्चिमी यूपी में, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक कृषि उत्पादन हुआ, जिससे वहां के कृषक कैसे हो गए, समृद्ध हो गए, क्या हो गए, समृद्ध हो गए।
वहीं पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, वहां के कृषकों की स्थिति कैसी हो गई, निम्नी हो गई, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति को अपनाया नहीं था। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई जो अमीर किसान और एक निम्न किसान की बीच में आ गई। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर प्रभाव। नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, और जब इन्हीं रासायनिक उर्वरक, जब किसी, मान लीजिए ये है एक खेत, ठीक है, आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एक खेत है, खेत में क्या है, पानी, ठीक है, और फसल भी लगी हुई है। अब हम लोगों ने रासायनिक प्रयोग कर दिया, अब ये जो जल है किसी दूसरे वाटर बॉडी में जाएगा, मान लीजिए आसपास में तालाब है, ठीक है, अब साथ में रासायनिक उर्वरकों को भी ले जा रहा है ये, तो इस क्षेत्र में या फिर इस वाटर बॉडी में जो यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु है, उनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, या फिर जलीय पौधों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसे किस क्या बोलते हैं हम लोग, सुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं। ठीक है, आपका एल्गी ब्लूम की घटना, इसकी एल्गी ब्लूम की घटना, ये किसकी घटना है, ये सुपोषण की घटना। ठीक है, इस प्रकार जो जलीय तंत्र है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा या प्रभावित हो जाएगा। भाई ये पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं। पारिस्थितिकी के पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव। आठवां पॉइंट क्या है, ऊर्जा की समस्या। देखिए, विद्युत, अब विद्युत का उपयोग किस में करेंगे, हम लोग सिंचाई में करेंगे, अत्यधिक मात्रा में किसका उपयोग करेंगे, ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ये क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव है, ये हरित क्रांति। आपको ये पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे, है ना, आप याद कर सकते हैं, और यहाँ नहीं पूछेगा ये तो आपके मेन टॉपिक है ही, कृषि व कृषि क्षेत्र प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी थी। ठीक है, तो उसमें से एक प्रौद्योगिकी कौन सी आएगी, हरित क्रांति। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हरित क्रांति और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अब आते हैं हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना कब लाई गई, ये 2005 में लाई गई। कब, 2005 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उन्नति योजना 2005। इस योजना को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला योजना भी कहते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 11 योजनाओं और मिशन क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया। 11 योजना और मिशन को कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से 11 मिशन योजना है इसमें। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ठीक है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कब आए थे बताइए फ्रेंड्स, 2007 में आया था, लास्ट लेक्चर। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ठीक है, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण। पांचवा है बीज और पौधे सामग्री पर उप मिशन। छठवा क्या है, कृषि मशीनी पर उप। सातवां है पौध संरक्षण एवं पौध संगरोधक से संबंधित उप। आठवां क्या है, कृषि जनगणना अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना। नौवां कौन सी, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना। 10वीं क्या है, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना। 11वां क्या है, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। ठीक है, इन योजनाओं को लोग क्या बोलते हैं, हरित कृषि उन्नति योजना, तो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो तृतीय चरण हुआ था हरित क्रांति का, अब 1995 से लेकर के वर्तमान तक। अब इसे ही क्या बोलते हैं, सदाबहार क्रांति। क्या बोलते हैं, सदाबहार। अब देखिए और भी सारी क्रांति है, मैं आपको बताता हूँ। अमृत क्रांति, याद रखना है, ठीक। नदी जोड़ो परियोजना, परियोजना से। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से मत्स्य उत्पादन से संबंधित। रजत क्रांति, उत्पादन से, ठीक है। गुलाबी क्रांति, इससे झींगा उत्पादन से संबंधित, का उत्पादन। तो ये सब प्रमुख क्रांति है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती है, सदाबहार क्रांति आती है। बाकी इसमें और भी सारी क्रांति, तो मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियां, इसी का पार्ट है। ठीक है, किसका, द्वितीय हरित क्रांति का पार्ट कौन कौन सी, सदाबहार क्रांति की योजना है। आई होप
फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा हरित क्रांति यहाँ से आपको इतने ही क्वेश्चंस देखने को, ठीक है। ठीक। सबसे पहले हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति मिशन में या फिर जो हरित क्रांति थी उसमें किस बीज का उपयोग किया गया था? HY बीज का उपयोग। भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। कब प्रारंभ हुई थी? 1968। कितने चरण थे? चरण थे। कौन कौन सी योजनाएं चली? तो आपको 11 मिशन विस्तार से याद रखने पड़े, ठीक है। और कब प्रारंभ की गई थी? 2005 में। हरित कृषि, हरित क्रांति कृषि, IMP। 11 मिशन, ये आपको यहाँ से फैक्ट देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड में नॉर्मल लोग को, ठीक है। भारत में कब अमेरिका का कृषि विभाग का दल आया था? तो 1958 में आया। इन्होंने क्या बोला? ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित, हाँ, पहले से ही कृषि उत्पादन अत्यधिक मात्रा हो रहा है, ठीक है, ये इस विशेष दल ने बोला। भारत सरकार ने 1961 और 1960 प्रारंभ की सघन कृषि क्षेत्र विकास योजना पर क्या की गई थी? कृषि जिला विकास योजना। ये आपको डेटा याद रखना। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग MCS क्लासेस।